और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो नंबर 5। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के कारण और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का केस कर लिया है। इस वीडियो में हमें दो नई चीजें समझनी है। वो क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग डिस्क की वजह से उनकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिंग है और उसकी जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, उसमें हम कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, उस केस को पहले अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ एक देसी जुगाड़ है। देखिए, ये है हमारी चार्ज्ड रिंग और इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से होकर जाए और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये होगी इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो पेन कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। अब अगर रिंग है तो उसकी कुछ रेडियस होगी और उस पर कुछ चार्ज भी होगा। तो रिंग की रेडियस कितनी मान ली जाए? कैपिटल आर। और उस पर टोटल चार्ज कितना मान लिया जाए? कैपिटल क्यू। अब इसका जो फिगर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिगर समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करना होगा। वैसे तो आप लोग पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते रहते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर यहां भी आपको लगानी होगी। अगर रिंग हम ऐसे बनाते हैं बोर्ड पे इस तरह से, तो फिर इसकी एक्सिस क्या हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और अगर एक्सिस को हम बोर्ड पे बनाते हैं तो रिंग की पोजीशन कुछ ऐसे होगी, फिर हम रिंग को नहीं बना पाएंगे। तो इसमें आपको फिगर को समझना होगा। कुछ बुक्स में आपको जो फिगर है उसमें क्या करते हैं, रिंग को ऐसे बनाते हैं, बट समझाने के लिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है। तो जब आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो ये आपको ऐसे इलिप्स के फॉर्म में दिखेगा और ऐसे होगी इसकी एक्सिस। और हम यहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका है ये बनाने का। दूसरा तरीका है कि हम रिंग को इस तरीके से बनाएं। रिंग की पोजीशन ऐसे है और इसका जो एक्सिस होगा वो यहां होगा। दोनों को प्रोजेक्ट करके ऐसे बनाएंगे और यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। समझ गए आप इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं ये वाला फिगर बनाऊंगा। ऐसे बनाया जाए चाहे ऐसे बनाया जाए, दोनों एक ही चीज है। विजुअलाइज करने की बात है, अपने आप को कनेक्ट करने की बात है। तो मैं ये वाला फिगर बनाता हूं। आई होप आपको केस क्लियर हो गया होगा। तो फिगर समझ गए आप कैसा फिगर हम बनाने जा रहे हैं और उसमें क्या टेक्निकली प्रॉब्लम है? तो ये है हमारी चार्ज्ड रिंग और इस पर टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर। ये है इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये है इसका सेंटर, सेंटर ओ मान लेते हैं। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। हमें इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट लेना है पी, और इसी पी पॉइंट पर इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका जो कैलकुलेशन है, अगर इसको हम कंपेयर करें पीछे के केसेस से, जब हम लोगों ने रॉड के लिए और आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो ये कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप बायोलॉजी से भी इंटीग्रेशन वगैरह आपको नहीं आता तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पूरा 101% आपको समझ आएगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम पूरे रिंग की वजह से इकट्ठे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला है हमारे पास जो सीधे हम लिख दें? नहीं है। क्या इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो पॉइंट चार्ज का हम फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे रिंग को छोटे छोटे डीक्यू 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 चार्जेस से मिलकर बना हुआ मानेंगे। अब उनमें से किसी एक डीक्यू चार्ज पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो यहां पे इस रिंग का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, और उस पर चार्ज की वैल्यू कितनी मान ली जाए? डीक्यू। अब आप इस पूरे रिंग को भूल जाइए, अब आपको सिर्फ वो डीक्यू दिखना चाहिए। क्या वो डीक्यू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होती है। सिंस आपने यहाँ पे चार्ज डीक्यू लिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आपको डीई लेनी होगी। अब यहां से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहे तो इस आर की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस एंगल को यहां पे मान लिया जाए थीटा, तो ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ड्यू टू सिमेट्री अगर यहां हम ऐसा ही DQ लेंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा, उसको बताते हैं अभी। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। इस DE का अगर हम कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट हमें इधर मिलेगा, इसकी वैल्यू होगी DE cos थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो DE cos थीटा उसकी डायरेक्शन किधर है, तो उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग आ रही है ना, और जो दूसरा इसका कंपोनेंट होगा वो होगा DE sin थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पूरे रिंग में एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, उस पे चार्ज ले लिया DQ, वो बिहेव किया एक पॉइंट चार्ज की तरह, उसकी वजह से P पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला DE, और DE का कंपोनेंट करा DE cos थीटा और DE sin थीटा। DE cos थीटा किधर आया अलोंग द एक्सिस, और DE sin थीटा उसके परपेंडिकुलर होगा। अब हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आप समझना, इसमें ये जो डायामीटर होगा, डायामीटर समझते हो आप, डायामीटर के एक एंड पर अगर हमने ऐसा DQ कंसीडर किया है तो हमें ठीक डायामीटर के अपोजिट एंड पे एक दूसरा ऐसे ही DQ कंसीडर करना है। ये भी वैसे ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर अपने से अवे दूर जाती हुई दिशा में ऐसे देगा। ये DQ सेम सेम, ये डिस्टेंस R और ये भी डिस्टेंस R सेम सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, ये भी DE ही होगा। और ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस DE का वंस अगेन अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट हमें मिलेगा इसकी एक्सिस के अलोंग, कितना होगा DE cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा इसके परपेंडिकुलर DE sin थीटा। क्या हम लोगों ने पूरे रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया है या फिर कैलकुलेट कर लिया है? नहीं, हम लोगों ने सिर्फ डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे दो छोटे छोटे DQ चार्जेस लिए हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाला है। अब आपने इस DE को सिंस दो पार्ट में तोड़ दिया है, आपने इसके कंपोनेंट ले लिए हैं, इसलिए अब इस DE से या फिर इस DE से मतलब नहीं है। एक अकेले DE को देखा जाए या DE cos थीटा और DE sin थीटा को कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए, दोनों एक ही चीज है। अब इस अगर DE sin थीटा और DE sin थीटा को हम देखें तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और ये जो DE cos थीटा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए सेम डायरेक्शन में आने की वजह से ऐड होंगे, जुड़ेंगे। अब अगर ऐसे ही हम एक DQ यहां कंसीडर करें और एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे दूसरा DQ कंसीडर करें, वैसे ही एक DQ यहां, एक डायमेट्रिकली अपोजिट DQ यहां, ऐसे ही अगर हम DQ कंसीडर करते चले जाएं और उसका जो दूसरा पार्ट है वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे इस तरह से हम लेते चले जाएं, तो होगा ये कि उनकी वजह से P पॉइंट पे जो हमें DE मिलेगा, उसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है यानी DE sin थीटा, वो कैंसिल होता चला जाएगा और जो DE cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो ऐड होता चला जाएगा। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है। फिजिक्स में जब तक कोई चीज समझ नहीं आती ना, जब तक वो माइंड में डाइजेस्ट नहीं होता, तब तक वो हम याद भी नहीं कर पाते, और हम घर पर जब भी उसको सॉल्व करते हैं हमेशा मन में शंका बनी रहती है ये चीज कैसे सॉल्व हो रही है, कैसे हो रहा है ये। बहुत ही ध्यान से आप देखो, फिर से ये रिंग है, इसका ये सेंटर है, सपोज ये है हमारा पॉइंट P और इस मार्कर की लेंथ है x। हमें सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने क्या किया, यहां एक DQ लिया और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे यहां एक DQ लिया। इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा अलोंग द एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, उसका एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट यानी DE sin थीटा DE sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक वैसे ही एक DQ यहां और एक DQ आप यहां लोगे तो इसकी वजह से DE इधर होगा, उसकी वजह से जो कंपोनेंट आप करोगे उसमें DE cos थीटा अलोंग द एक्सिस और DE sin थीटा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। फिर यहां वाला जो DQ है उसकी वजह से DE ऐसे, उसका DE cos थीटा अलोंग द एक्सिस और DE sin थीटा ऐसे, तो DE sin थीटा DE sin थीटा DE sin थीटा DE sin थीटा कैंसिल होता चला जाएगा और DE cos थीटा ऐड होता चला जाएगा। तो जो फाइनल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो अलोंग द एक्सिस मिलेगी। और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हमें सभी DE cos थीटा कंपोनेंट्स को जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। तो सिंस हम लोगों ने यहाँ DQ लिया और उसमें बहुत सारे ऐसे DQ होंगे, तो हम यहाँ पे सभी DE cos थीटा को जोड़ने के लिए ऑर्डिनरी सम नहीं कर सकते, हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा। तो अब आप ये फिगर बनाने के बाद लिख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इंटीग्रेशन DE
कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सभी डीई कॉस थीटा कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने में आप ऑर्डिनरी सम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक तरह से यहाँ पे फिजिक्स का काम होता है खत्म। अब हमें जो भी काम आगे बढ़ाना है वो मैथमेटिक्स का काम है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर कभी कभी आप इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाते हो, कभी आप इसमें लिमिट नहीं लगाते, तो ये क्या चक्कर है? तो यहाँ अभी हम डीई की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि यहाँ लिमिट हमें यूज करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें डीई की वैल्यू लिखते हैं। डी क्या है? डी है डीक्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लिखेंगे? पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? के डी क्यू डिवाइडेड बाई उस डी क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस, वो क्या है? वो है आर, इसका स्क्वायर, इनटू कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें यहां से लिख लेनी चाहिए। अगर इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो कॉस थीटा क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई आर। इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, अब इसमें देखा जाए कि कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है और कौन कौन सी चीज वेरिएबल है। चलिए अच्छा, आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी? ये आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू होगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए अगर कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, तो के तो पहले से ही कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर, क्योंकि वो क्या है? वो इस रिंग की रेडियस है। इसमें ये एक्स भी कांस्टेंट है। एक्स इस फिगर में आप बहुत ही ध्यान से देखो, वो क्या है? वो इस रिंग की सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है। अगर आप अलग अलग डीक्यू लेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़े ना चेंज होगी। ये क्या है? अलग अलग डीक्यू के लिए भी इस रिंग के सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाली है। ये जो एक्स है वो भी कांस्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये आर भी कांस्टेंट होगा। इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे आप कहीं भी डीक्यू लेंगे, उसकी जो स्लांट डिस्टेंस होगी, तिरछी दूरी पी से होगी, वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगी। खैर, हम लोगों ने अलग अलग भी एनालाइज कर लिया कि कैपिटल आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो ये सब आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। के एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छा ये क्या होगा? इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई करते समय पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 और 1/2 ये हो जाएगा 3/2। ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू। अब यहां हम समझते हैं कि हमें लिमिट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या हुआ? यह है इंग्लिश का लेटर एस। एस माने समेशन, समेशन माने जोड़ना। अगर इस रिंग में ऐसे डीक्यू 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 चार्जेस को आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा? इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वही वैल्यू तो मिलेगी। अगर हम डीक्यू डीक्यू चार्जेस को ऐड कर रहे हैं पूरे रिंग के लिए, तो डीक्यू डीक्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिंग का टोटल चार्ज मिलेगा, और रिंग का टोटल चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू। तो सिंस यहाँ इजीली इसका कैलकुलेशन हो जा रहा है, इसलिए हमें इसमें लिमिट वगैरह का कोई यूज नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन डी क्यू फाइनली क्या हो गया हमारा? इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा कैपिटल क्यू यानी रिंग का टोटल चार्ज। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये है पूरे रिंग की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द एक्सिस और अवे फ्रॉम द रिंग। अलोंग द एक्सिस तो इधर भी हो सकता है। इधर कब होगा? जब ये रिंग नेगेटिवली चार्ज रिंग होगी। तो अवे फ्रॉम द रिंग भी आप इसमें लिख लेना। तो ये है इसका डेरिवेशन या फिर इसका प्रूफ। तो ये क्लियर हो गया आपको? इसको भी घर पे आप एक बार दो बार खुद से प्रैक्टिस करना, फिगर बना के समझना, सोचना। नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो को देखना चला के। ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, और जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए विद इन 10 मिनट्स इसका प्रूफ आपसे हो जाना चाहिए। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कुछ हमें स्पेशल चीजें भी समझनी है। अब हमें इसके फॉर्मूले का, जो भी हम लोगों ने डेरिवेशन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी है, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। उसको आप नोट्स के फॉर्म में लिखना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इस तरह से करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में सिंपली आप एक फिगर बना लो। अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है तो इसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है और इस रिंग से अवे होती है।
यानी यहां अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर कहीं अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, along the axis away from the ring। और अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, इसकी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द रिंग होगी। तो ये आप ये फिगर बना लेना, जैसे ही फिगर देखोगे आप, आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो रही। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आया था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें एक्स क्या था, इसमें एक्स था रिंग के सेंटर से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x यही था यहां से p पॉइंट की डिस्टेंस, अगर आप x को डिक्रीज करते जाओगे तो ये p वाला पॉइंट सेंटर के नजदीक आता चला जाएगा, और जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे रिंग के सेंटर पे। यानी इस फॉर्मूले में अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलेगी, रिंग के सेंटर पे। तो जैसे ही आप देखो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p मींस अब की बार वो कहां पहुंच गया है, सेंटर पे। ये क्या मिल रही है, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 कैसे हो रही है, तो मैथमेटिक्स हमें बता ही रहा है, आप ऐसे भी लॉजिक से समझ सकते हैं। अब की बार रिंग को ऐसे बना लेते हैं, यही है हमारा रिंग, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रही है, 0। ये केस मैंने आपको पहले भी बताया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शुरू करी थी वहां भी बताया था मैंने, और जब हम लोगों ने आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वहां भी मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार बता देते हैं, अगर यहाँ एक छोटा सा चार्ज लिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ चार्ज लिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल। वैसे ही यहाँ डीक्यू डीक्यू लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, यहाँ लेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, तो सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करते चले जाएंगे, इसलिए सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ये था हमारा नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 3 देखते हैं। नोट नंबर 3, इफ सपोज ये जो x है, मतलब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए, मतलब हम रिंग के सेंटर से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ऑब्जर्व करें, इफ x इज ग्रेटर देन r, तो x स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन r स्क्वायर। अगर x की वैल्यू r से ज्यादा है तो x स्क्वायर r स्क्वायर से और भी ज्यादा होगा। तो जब एक्स स्क्वायर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, आर स्क्वायर एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, तो हम इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि अब की बार रिंग के सेंटर से बहुत ही ज्यादा दूर है, अब हमें देखिए क्या मिलेगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, इसका कहानी खत्म, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 में 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा एक्स क्यूब, और एक एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है कि ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही तो होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मींस रिंग से अगर आप बहुत ही ज्यादा दूर जाते हो, रिंग के सेंटर से अगर आप बहुत ही ज्यादा दूर जाते हो, तो उस पॉइंट के लिए ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। किसी भी चार्ज से अगर वो बहुत बड़ा चार्ज है, जैसे कोई स्फेरिकल चार्ज है या इस तरह का कोई रिंग है, अगर आप उससे बहुत ही ज्यादा दूर जाते हैं तो उस पॉइंट के लिए ये जो रिंग है, या अगर स्फीयर है तो वो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, जहां पे हमें ये मैथमेटिक्स बता रहा है। जैसे आपने पतंग वगैरह अगर उड़ाया होगा तो बड़ी सी पतंग होती है, और हम जब उसको बढ़ाते हैं, जब वो काफी दूर चला जाता है तो बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है। ठीक वैसा ही कंसेप्ट इसमें भी लग रहा है, अगर रिंग से हम बहुत ही ज्यादा दूर जाएंगे तो उस पॉइंट के लिए हमारी जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज बन जाएगी, इसीलिए हमें यहाँ पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वही मिल रही है। तो ये 3 नोट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 4 की तरफ। नोट नंबर 4 में हमें क्या समझना है, सेंटर पे हमने देख लिया, बहुत ही ज्यादा दूर देख लिया, डायरेक्शन समझ लिया। अब अगर आपसे ये पूछें हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा हमें कैलकुलस। यह है हमारा नोट नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम इसको कैलकुलस के चश्मे से देखें
तो ये बेसिकली है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिपेंडिंग है, एक्स पर निर्भर कर रही है। एक्स की वैल्यू बदलने से ई की वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी। तो अब हमें वो वाला एक्स ढूंढना है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसमें यूज करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब ये मैक्सिमा मिनिमा का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाते हैं। सपोज ये x, ये y और y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास में कोई फंक्शन है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हजारों लाखों फंक्शन है। फंक्शंस की अपनी एक अलग दुनिया है। सपोज कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिक फंक्शन होता है, यानी अगर उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही है, तो फिर हम मैक्सिमा या मिनिमा नहीं निकालते, हम सीधे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा तब निकाला जाता है जब फंक्शन की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है इस तरह से। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू अपने अगल बगल की वैल्यूज में सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। इस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा है, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा हमेशा अल्टरनेटली ऑकर करते हैं। दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा और दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा ही होगा। फंक्शन का, किसी भी फंक्शन में कई सारे मैक्सिमा और कई सारे मिनिमा भी हो सकते हैं। सभी मैक्सिमा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा और इनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। जिस मिनिमा की वैल्यू सबसे कम होगी उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा, बाकी को बोलते हैं लोकल मिनिमा। अब आप कहोगे कि ये सर आपने क्या मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए आप। इसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, वैसे मैथमेटिक्स वगैरह तो मुझे उतनी आती नहीं है, थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, यानी फंक्शन का जहां भी मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, अगर आप टेंजेंट खींचोगे, ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इट मींस dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में भी देखा था, क्लास 11th में, याद करो। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अब dy बाई dx अगर जीरो हो रहा है तो वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, वहां पे मिनिमा भी हो सकता है। उसके लिए फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है, यानी हमें फिर d2y बाई dx2 कैलकुलेट करना होगा। इसकी वैल्यू नहीं, इसके सिर्फ साइन से लेना देना होता है। अगर d2y बाई dx2 का साइन लेस देन जीरो आ रहा है, इट मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा होगा, और अगर इसका साइन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा होगा। ये सब मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरीज हैं। अब यहां पे देखो हमें क्या करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि x की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे dE बाई dx इज इक्वल टू जीरो करना होगा। तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर लेना, इक्वल टू जीरो जब आप करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी मैं वो सीधे बता रहा हूं। आपको यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट ओवर टू। ये हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी डिफरेंशिएशन नहीं है। क्वोशंट रूल लगा देना, तुरंत दो तीन लाइन में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे dE बाई dx जीरो हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा भी मिल सकता है, हमें मिनिमा भी मिल सकता है। उसके लिए दूसरा उपाय यह है कि आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या समझा था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बहुत दूर जाने पर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगता है, इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते जीरो हो जाएगी। तो जब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो बीच में कहीं देखिए x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वहीं पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी। वैसा ही माइनस आर बाई रूट टू पे जो भी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पे हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की एक तरह से जरूरत नहीं है, यानी जो वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बार फ्लक्चुएशन होगा, जीरो, उसके बाद कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे dy बाई dx जीरो हो रहा है, उसके बाद फिर वैल्यू घटते घटते इनफाइनाइट में जाके जीरो हो जाएगी। इट मींस हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू आर बाई रूट टू पे इस डायरेक्शन में और माइनस आर बाई रूट टू पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्या कि रिंग से इस तरफ या फिर इस तरफ r बाई रूट टू की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वो मैक्सिमम होती है। अब इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे।
ये फंक्शन है, फंक्शन बिहेव्स लाइक अ मशीन, एक मशीन। इनपुट आप दोगे x, अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा e। तो जब हमें ये मालूम चल गया है कि x r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू देता है, इसी फंक्शन में x की ये वैल्यू पुट कर दी जाए, उससे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो कोई ऑर्डिनरी वैल्यू नहीं होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें बस क्या करना है, ये वाला x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। पुट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेके पहले पुट करते हैं। ये आएगा k q x की जगह r/√2, नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा r²/2 और इसकी पावर 3/2। k q r/√2 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा, ये आएगा 3r²/2 इसकी पावर 3/2। इसमें कोई डाउट नहीं है। k q r/√2, पहले इस r स्क्वायर को देखते हैं। r² की पावर 3/2 आप करोगे तो ये मिलेगा आपको r³। और ये जो 3/2 की पावर 3/2 है, जैसे यहां आपको समझाते हैं, x की पावर अगर 3/2 इट मींस व्हाट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और उसका क्यूब। x की पावर 1/2 का मतलब हुआ √x, उसका क्यूब मतलब √x मल्टीप्लाइड बाई √x मल्टीप्लाइड बाई √x। तो ये होगा √x x और ये आएगा √x। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। 3/2 की पावर 3/2 है, उसमें ये आएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/√2। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसमें इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल, एक r से एक ये r कैंसिल। तो फाइनली जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 2 जाएगा ऊपर, ये आएगा k q 2 डिवाइडेड बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, 2kq डिवाइडेड बाई 3√3r²। ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी गई है। तो क्या सीखने को मिला हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होती है, ±r/√2 पे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2kq डिवाइडेड बाई 3√3r²। अब एक आखिरी नोट समझते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट, उसके बाद एक नोट और है। मेरी तरफ से कुछ स्पेशल चीजें तो आपको मिलेंगे ही, जो आपको बहुत ही कम जगहों पे मिलेंगी। अब इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है, नोट नंबर 5। ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। ये है हमारी रिंग, पॉजिटिवली चार्ज वंस अगेन ले ली जाए। ये है इसका एक्सेस, इसके एक्सेस को ही एक्स एक्सेस मान लिया जाए, इधर होगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सेस, और ये मान लिया जाए हमारा वाई एक्सेस। अभी हमने क्या समझा था, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। पक्का है ग्राफ 0,0 यानी ऑरिजिन से होकर जाएगा ही जाएगा। r/√2 कितना होगा, r/2 आप करोगे तो आएगा 0.5, r/√2 की वैल्यू 1.414 होती है। 2 से अगर कम होगा डिनोमिनेटर तो वैल्यू भी रिजल्ट से ज्यादा आएगी, यानी 0.5 से तो ज्यादा ही होगा। तो ये r, या r का आधा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अंदाज से यहां कहीं आप बना सकते हो। ये है x + r/√2। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम में कितनी होगी तो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आपने दिया है। कोई भी एक पर्टिकुलर आप यहां पे ऐसे बना लो पॉइंट। अब यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होते होते मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करेगी, उसके बाद लगातार डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 अगर हम इनफाइनाइट पे चले जाएं तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते 0 हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम इस तरफ ग्राफ प्लॉट करें, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, अवे फ्रॉम द रिंग। इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं और ग्राफ को आपने ऊपर बनाया है, इस y एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती है और नेगेटिव वैल्यू नीचे होती है। x की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड में होती है, x की नेगेटिव वैल्यू इस साइड में होती है। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अवे, रिंग से अवे इस डायरेक्शन में मिल रही है और हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं और हम लोगों ने ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे नीचे। अच्छा, वेरिएशन जैसा वैल्यू का इधर होगा वैसा ही इधर भी होगा, यानी ग्राफ का जो शेप है वो एग्जैक्टली इसी तरह का बनेगा, और बनेगा जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप यहां पे जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी वो आप लिख लेना, 2kq डिवाइडेड बाई 3√3r²।
तो ये है किसी भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि x इज इक्वल्स टू प्लस आर बाई रूट टू और x इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम। इधर वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। इधर वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताते हैं, वो है हमारा नोट नंबर 6। उसके बाद इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम होगा खत्म। सपोज ये हमारी रिंग है। अब हम लोगों ने इसके लिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया, ग्राफ बना डाला हम लोगों ने, सेंटर पर निकाल लिया, दूर निकाल लिया, इनफाइनाइट पे समझ लिया। सपोज इसकी एक्सेस पे हम इसके सेंटर से थोड़ी दूर पर ले जाकर एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट छोड़ दें, तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, सेंटर पर जाते जाते अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा। बट जैसे ही वो सेंटर पर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, फोर्स भी 0 हो जाएगा, बट तब तक वो स्पीड पकड़ चुका था इसलिए वो आगे निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड जाएगा, दूसरे साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फिर उस पर रिटार्डेटेड मोशन होगा और उसकी स्पीड कम होते होते फाइनली 0 हो जाएगी। फिर ये रिंग उसको खींचेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस रिंग की एक्सिस पर उसके सेंटर से थोड़ी ही डिस्टेंस पे ले जाकर के छोड़ दें तो वो ऐसे 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 एसएचएम परफॉर्म करेगा? बहुत ही मस्त केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है। फिर से देखिए, ऐसा ही रिंग बना लेते हैं और केस क्या है कि इस रिंग के एक्सिस पर अगर हम इसके सेंटर से बहुत ही कम डिस्टेंस पे, यानी ये जो x की वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले जाकर यहां पर इस तरह से छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन पे सबसे पहले रिंग की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, ये सेंटर पर आएगा, स्पीड पकड़ लेगा, लेकिन जैसे ही सेंटर पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, फोर्स भी 0 होगा टेम्परली, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा फिर रिंग की वजह से उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, फिर उसकी स्पीड कम होते होते ये रुकेगा और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब सोचिए जरा, अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि आप इसके एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m, इसमें जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू, ये रेस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से एसएचएम होता है, फोर्स की वैल्यू होगी E इंटू ई। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है Fa डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। याद है, सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यही सीखा था। यहां से मैंने आपको बताया था कि हम फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई करके। यानी कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, वहां पे अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है चार्ज E मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। Fr इज इक्वल्स टू लिखा जाए मास टाइम्स एक्सेलरेशन E। ये जो कैपिटल E है वो है इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी? k q x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये जो x है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर ये x r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा? r स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा r क्यूब। तो यहां से हमें मिलेगा ma इज इक्वल्स टू e k q x डिवाइडेड बाई r टू दी पावर 3। आप चाहे तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, इस डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव वाई बोले तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई में होने के कारण यहाँ पे आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मैग्नीट्यूड भी लेके चलोगे तो भी काम चल जाएगा। यहां से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? k q e डिवाइडेड बाई m r क्यूब इंटू x। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अगर हम डायरेक्शन देखें तो जब x पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, और जब x इधर होगा यानी डिस्प्लेसमेंट जब इधर तो एक्सेलरेशन इधर, डिस्प्लेसमेंट जब इधर तो एक्सेलरेशन इधर, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट बनी हुई है। x अगर ऐसे है तो एक्सेलरेशन ऐसे, x अगर ऐसे है तो एक्सेलरेशन ऐसे। और यहां से ये पूरी चीज जो ब्रैकेट में मैंने लिखी है क्या वो कांस्टेंट है? k कांस्टेंट, कैपिटल Q रिंग पे टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R कांस्टेंट।
तो ये अगर पूरा कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। तो यहाँ देखिए एसएचएम की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैंने प्रूव भी कर दिया कि एसएचएम ही करेगा। एसएचएम की तीन तीन कंडीशन होती है। पार्टिकल एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इक्वल डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहिए, उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट बनी रहनी चाहिए। तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब पक्का इसका जो मोशन है वो एसएचएम होगा। अब अगर हम एसएचएम का टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिया है x, और एक्सेलरेशन हमने निकाला है कितना, k क्यू ई डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, ये जाएगा ऊपर, t इज इक्वल्स टू आएगा 2 पाई रूट ओवर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू ई। इसमें से आर स्क्वायर का एक स्क्वायर रूट बाहर ले लेते हैं, फाइनली आएगा 2 पाई आर स्क्वायर रूट एम आर डिवाइडेड बाई के क्यू ई। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन के एसएचएम का टाइम पीरियड। और यहां होता है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे उसका पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी आप नोट नंबर 5 में अच्छे से नोट कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा हमें इसमें एक चीज और कवर करनी है, वो है नॉन कंडक्टिंग डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिंग का केस अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमें बहुत ही जल्दी से क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क। डिस्क की रेडियस है आर, और वो क्या आइटम है सिग्मा, पहले उसको समझते हैं। जैसे ये कोई एरिया है, इसकी एरिया की वैल्यू कितनी है a, इसमें आपने टोटल चार्ज q को ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में हम पास पास भी चार्ज को फैला सकते हैं, हम दूर दूर भी फैला सकते हैं। तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो चार्ज की डेंसिटी को डिफाइन करे। तो जैसे चार्ज को जब हम लेंथ में फैलाते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, उसी तरह से चार्ज को जब हम एरिया में फैलाते हैं तो एरिया चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वही होता है सिग्मा। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता था, Q डिवाइडेड बाई L। वैसे ही सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई A। Q है टोटल चार्ज जिसको आपने स्प्रेड किया है, और A है वो टोटल एरिया जिस एरिया में आपने उस चार्ज को स्प्रेड किया है। यहां से इसकी यूनिट कितनी होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां से Q की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू A। यानी अगर एरिया गिवन हो और सिग्मा गिवन हो तो हम टोटल चार्ज बता सकते हैं, और अगर चार्ज और एरिया गिवन हो तो हम सिग्मा बता सकते हैं। तो ये इतना चीज इसमें यूज होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो ये क्लियर हो गया। वैसे एक और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो देखेंगे गॉसेस लॉ में। लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो फिर से डिस्क को हम ऐसे ही बनाएंगे, ये है हमारी डिस्क, और डिस्क है तो ये हॉलो नहीं है, डिस्क मतलब 1 रुपए का सिक्का, और ये यूनिफॉर्मली इस तरह से चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। टोटल चार्ज की वैल्यू भी आप चाहो तो कैपिटल Q मान सकते हो, वैसे फॉर्मूला हम लोग सिग्मा के ही टर्म्स में निकालेंगे। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और ये है इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और इसकी एक्सिस पे ही हमें इसके सेंटर O से सपोज फिर से वही x डिस्टेंस ले लें, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। इसी पॉइंट P पे हमें इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो चीज होने वाली है वो नई है आपके लिए, शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। अभी तक हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो चाहे रॉड हो चाहे रिंग हो, हम उसे dq से मिलकर बना हुआ मानते थे और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाते थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें क्या करना है, सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक पतली सी रिंग कंसीडर करनी। हमें यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं लेना, हमें यहाँ पे क्या लेना है, पतला सा इस तरह से रिंग लेना है। अब इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इस रिंग की वजह से आप पूरे डिस्क को मत देखो, आप सिर्फ इस रिंग को देखो। रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऐसे होती है। इस r डिस्टेंस पे जो हम लोगों ने रिंग ली है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, उसको dr मान लिया जाए। ठीक, इस रिंग को अगर ऐसे काट के सीधा करें तो रिंग हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी खुलने के बाद, सरकमफ्रेंस की टोटल लेंथ 2 पाई r, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो है dr। तो आप ये पूरा एरिया बता सकते हो
ये पूरा एरिया कितना होगा? अच्छा, यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, यूनिट एरिया पर जितना भी चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का अभी क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? Q बाई ए। अगर हम इसमें a को 1 कर दें तो सिग्मा की वैल्यू Q के इक्वल होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा। तो यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज है वो है सिग्मा, हेंस 2 पाई r इंटू डी आर। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर, विड्थ कितना होगा? डी आर। इसका एरिया आएगा 2 पाई आर डी आर। इसमें जो चार्ज आएगा उस चार्ज को हम बोलेंगे डी क्यू, और वो कितना होगा? 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। तो ये रिंग पर हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मान लिया जाए क्या? डीई। और डीई की वैल्यू लिखने के लिए अभी जो हम लोगों ने रिंग वाले केस में फॉर्मूला डेराइव किया था उसी का यूज करेंगे। देखिए, पिछले वाले केस में जो फॉर्मूला आया था, जो डेराइवेशन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो एज अ फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में भी, कि हम इंटरमीडिएट में कोई ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो आगे के प्रिपरेशन में एक फॉर्मूले की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस था उसमें जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो यहाँ पे एज अ फॉर्मूला यूज होगा। तो इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको लिखते हैं। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिंग का। इस डीक्यू को यहां पे लिख देते हैं साइड में। इस रिंग पे हम लोगों ने टोटल चार्ज निकाल लिया है, कितना? 2 पाई आर इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी डीई होगी। डीई की वैल्यू कितनी होगी? क्या फॉर्मूला आया था? के, फॉर्मूला पहले लिखते हैं, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही था फॉर्मूला। क्यू की जगह हम लेंगे डी क्यू, क्योंकि यहां पे रिंग पे चार्ज क्या है? डी क्यू। वहां आर क्या होता था? रिंग का रेडियस। यहां जो हम लोगों ने रिंग कंसीडर की है उसका रेडियस कैपिटल आर नहीं है, उसका रेडियस स्मॉल आर है। और x क्या होता था? x होता था रिंग के सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस, वो यहां भी x ही है। तो x की जगह कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस dq की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। dE इज इक्वल्स टू हमारे पास में k, dq की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप बहुत ही ध्यान से देखो, इस पूरे डिस्क को क्या हम ऐसे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं? तो अगर इस पूरे डिस्क को हम ऐसे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ मानेंगे तो सारे के सारे रिंग पी पॉइंट पे ऐसे ही अलोंग द एक्सिस अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो पूरे डिस्क की वजह से पी पॉइंट पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगी। और सम करने में हम वंस अगेन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हम लिमिट यूज करेंगे। तो सबसे पहली रिंग मिलेगी उसके लिए हमें पुट करना होगा r इज इक्वल्स टू 0, यानी लोअर लिमिट होगी r इज इक्वल्स टू 0। और अपर लिमिट के लिए जब सबसे इस बाहरी कोने पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप रिंग लेंगे तो उसके लिए स्मॉल r की वैल्यू होगी कैपिटल R के बराबर। तो ये होगी हमारी लोअर लिमिट और नीचे वाला होगा हमारा अपर लिमिट। तो अब आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E विल बी इंटीग्रेशन DE फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 0 टू r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। अब यहाँ पे D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, K 2 पाई r इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। और यहाँ पे ये x भी है, ये x देखिए छूट गया, यहाँ पे ये x भी है। dq की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी थी, ये x भी है, इसको x भी लिख लेना भाई, छोड़ना मत। डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लोअर लिमिट फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 0 टू अपर लिमिट r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है। मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आपको बस ध्यान से देखते जाना है। इसमें इस k की वैल्यू लिखें 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट होती है। इंटीग्रेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। इस k की वैल्यू हम ये लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r dr इंटू सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
इस 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा 2 बार में। E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। क्या बचेगा? ऊपर से ये सिग्मा पहले लिख लेते हैं, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद सिग्मा लिख लिया हम लोगों ने ऊपर। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू को देखें तो ये जो x है वो सभी रिंग के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि x का इस रिंग से कोई लेना देना नहीं है। x क्या है? इस डिस्क के सेंटर से p पॉइंट की डिस्टेंस है, वो सभी रिंग के लिए सेम होगी, यानी हमारा x भी कांस्टेंट है। तो इस x को भी ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा सिर्फ यहाँ पे r dr और डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा, और इसमें भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वह यहां पे आप देखो। इस नीचे वाले ब्रैकेट को यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सिंपली टी स्क्वायर मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? टी स्क्वायर। अब अगर हम दोनों ओर डिफरेंशिएशन करें तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, एक्स कांस्टेंट था इसका 0, ये होगा 2t dt बाई डी आर। थोड़ा थोड़ा बताना भाई, मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हैं हम। यहां से आर डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी डी टी। और अकॉर्डिंगली आपको अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको हम चेंज कर रहे हैं। लोअर लिमिट क्या है? r इक्वल टू 0। इस रिलेशन में अगर आप r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू कितनी आएगी? x आएगी। और अपर लिमिट क्या है? कैपिटल R। तो जब r की वैल्यू आप कैपिटल R रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। अब इसमें इस इंटीग्रेशन में जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया उसको यूज करते हैं। अब लोअर लिमिट r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो t की लिमिट है वो पुट करेंगे। t इक्वल टू x टू t इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर। और इसमें r dr की वैल्यू देखिए, यहां से r dr की वैल्यू क्या है? t dt। और नीचे हम लोगों ने इसकी जगह टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। टी स्क्वायर की पावर 3/2 में 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा टी क्यूब। फिर एक टी से टी भी कैंसिल होगा, आएगा 1/t स्क्वायर। और 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा -1/t। क्यों भाई? ये तो बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है, पहले चैप्टर वाला। तो फाइनली E इज इक्वल्स टू, जो यहां से इंटीग्रेशन इसका -1/t मिलेगा, उसमें माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 1/t बचेगा इसमें अब हमें लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट क्या है? t इक्वल टू x टू अपर लिमिट क्या है? t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस, फिर लोअर लिमिट, माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x। फिर अगर इस माइनस को हम अंदर ले जाएं तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 1/x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें इस x को भी अंदर भेज देते हैं। अगर इस x को भी हम अंदर भेज देंगे तो क्या होगा? ये आएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। x को अगर अंदर भेजेंगे x/x 1 माइनस x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल वैल्यू। और डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द एक्सिस। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब मेरा यहां पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? डिस्क के सेंटर पे। डिस्क अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है चारों तरफ से तो ड्यू टू सिमेट्री, सोचो जरा, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलनी चाहिए? 0। बट मैथमेटिक्स हमें यहां कुछ दूसरा रिजल्ट दे रहा है। अगर x की वैल्यू हम इसमें 0 पुट करें तो ये पोर्शन 0 होगा, यहां 1 बचेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर में मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे हो रहा है? मिलना तो चाहिए था 0, बट मिल रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि दोनों में से कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। और अगर नहीं समझ में आएगा
किसी टीचर से पूछने पे, किसी वेबसाइट में देखने पे अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस केस को एक बार और एनालाइज करेंगे गॉसेस लॉ वाले चैप्टर में। तो गॉसेस लॉ वाले चैप्टर में फिर से एक बार इसका फोल्डर ओपन होगा और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आपको वहां पे समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं। आई होप आपको रिंग वाला केस और डिस्क वाला केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।